देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को आना था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उस काबीना के फैसले के तहत दिया गया, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। काजी फजीसा साहब का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट मजाज नहीं थी कि वो इस पैसे को रखती। तो ये अब इस कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद ये देखना होगा कि उस पैसे का आगे क्या फेट होगा। ये भी ज़ेरे गौर आएगा। लीगल टीम इस पर काम कर रही है। और इससे जुड़ती हुई बात यह है कि जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है वो भी हुकूमत की तहवील में दे दी गई है। उस पर भी देखना होगा कि उसको किस लेवल पे लेके जाना है, उधर क्या वहाँ पे रफाई काम हो सकते हैं, कैसी आला तालीम वहाँ पे दी जा सकती है। जो लोग इसमें मफरूर हैं उस पर अभी लीगल कंसल्टेशन जारी है और उनको वापस लाने के लिए कि क्या कोई इंटरपोल के ज़रिए होगा, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के ज़रिए होगा, रेड नोटिस के ज़रिए होगा, ये तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर देखेगी और इस पर फिर इंशाल्लाह ताला खुद लायबल बना के देगी। पूरे मामले के अंदर 190 मिलियन पाउंड के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी तो बार बार उनका जिक्र आप भी कर रहे हैं। अगर ये करप्शन थी तो आखिर इस करप्शन के मलिक रियाज का भी फिर नाम आना चाहिए, जिन्होंने करप्शन की या जिन्होंने पैसा दिया। उनके हवाले से क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, काबीना का फैसला था तो पूरी काबीना नॉमिनेटेड क्यों नहीं है, सिर्फ बुशरा बीबी क्यों? तीसरा मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ, मौजूद उलमाए किराम में बड़े काबिल एहतराम है। इस मुल्क के अंदर हमने इद्दत का केस पे देखा, हमने उलमाए किराम को उसके ऊपर बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन आज हुकूमत को जब जरूरत पड़ी या ये बयानिया बनाने के लिए तब उलमाए किराम उस पर भी बोले थे। उलमाए किराम इद्दत पे तो सब बोले हैं, क्योंकि देखें वो इद्दत का जो केस था वो उसके बाद फिर शरीयत की बात वो भी करते हैं। मैं उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, बट उलमाए किराम ने उस पर बात की। नंबर 1 ये कि मलिक रियाज अकेले ये काम कर नहीं सकते थे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है, जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को देखता है, एज अ वकील मैं आपको बताता हूँ कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर मेन उसकी डोमेन में आता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन था? वो इमरान खान साहब थे। शरीक मुलजिम कौन था? मलिक रियाज, बुशरा बीबी और बाकी लोग थे। अच्छा, अब लीगली क्योंकि एक शख्स का ये फैसला था और उसने मना किया कि ये बंद लिफाफा आएगा, और इसकी बेसिस एक नोट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस आया शहजाद अकबर के ज़रिए। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी उस नोट की। उस नोट की बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने इसको कैबिनेट में रखने की भी इजाज़त दी। एक बात तो ये हो गई कि क्यों मेन मुलजिम इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं। मलिक रियाज शरीक मुलजिम है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने ये सारा काम किया और ये सारी बिसात बिछाई। नंबर 2 कि बाकी काबीना क्यों मुलविस नहीं है। कानून में एक चीज़ होती है कंसिडरेशन या इलीगल ग्रेटिफिकेशन। वो क्या होती है कि कोई शख्स किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उससे कोई अपना फ़ायदा ले। तो फवाद चौधरी ने तो मलिक रियाज साहब से ना ज़मीनें ली, ना अंगूठी ली, ना उन्हें कहा कि फराग गोगी को 200 कनाल ज़मीन दे दो, ना घर बनवाया, ना ही शीरी मजारी ने यह काम किया। तो जिन लोगों ने रिश्वत और फ़ायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियाँ बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ये अब टोटल लीगल बात मैं आपसे करूं क्योंकि आपका सवाल लीगल था, बतौर लॉयर मैं आपको बता रहा हूं कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियाँ बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, ज़मीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। ट्रस्ट में अगर फवाद चौधरी होता, शीरी मजारी होती और ये साबित होता कि वो ट्रस्ट में शामिल है, तो बिल्कुल काबीना के मेंबरान के तौर पे उनकी भी सजा बनती थी। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात लिए। इमरान खान साहब एक स्टेटस एंजॉय करते रहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है। अब इस फैसले के बाद उस स्टेटस का क्या बना? देखिए, एक तो हमने सुना था कि अमीन हफीज़ के साथ कैमरामैन सादिक भी होते थे, तो वो सादिक और अमीन तो हमने देखे हुए हैं दोनों ही। ये कभी भी सादिक और अमीन नहीं थे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अगला फैसला दिया, जो काजी फजीसा साहब ने दिया 190 मिलियन पाउंड का, उन्होंने कहा रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, वो आप निकालिएगा। उन्होंने कहा कि आप एक शख्स को लूटें और वही लूट का पैसा आप दूसरे शख्स को दे दें। इधर तो उलट हुआ है, जिस शख्स से पैसा लिया है कि ये आपका पैसा नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का है, आपने लेके दूसरे हाथ से उसको पीछे से पकड़ा दिया कि जी ये तुम ले जाओ, तुम्हारा पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रॉबिंग पीटर पेइंग पॉल की एक मिसाल कायम की, वो ऑर्डर मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सादिक और अमीन की छाप उसी दिन उतार दी थी जिस दिन 190 मिलियन पाउंड के ऊपर उन्होंने कह दिया था कि इसका ट्रायल चलना चाहिए और इसमें करप्शन हुई है। अगर इस केस के हवाले से अपील में जाते हैं बानी पीटीआई और वो अच्छी बात, तो इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? अगर कल को फिर इसी तरह से अपील मंजूर होती है या जमानत होती है तो उसका स्टेटस क्या होगा लीगली? देखें,
अपील का ना अब इस मुल्क में असूल तय हो जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो होती है ना, कि बशीर की बूटे की जो अपील है वो 6-6 साल से पड़ी रहे और वीवीआईपी पॉलिटिकल एलीट आए, वो कह जी ये हमारा नंबर ना, लाइन तोड़े ना, हमारा पहले लगा दें। ये अब तय हो जाना चाहिए कि जिसकी जब अपील जब आएगी तब लगाई जाएगी, जब सारों की बारी निमट जाएगी, जो ऑलरेडी पेंडिंग अपील है तब ये अपील लगाई जाएगी। पहला तब ये हम मुतालबा में रखता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया जाए। लॉ मिनिस्टर ने भी इस पर बात की। देखिए, अपील में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए। इधर था और ये खुदा का करना है कि प्रोसिक्यूटर वही है सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उसके साथ अमजद परवेज साहब थे जो प्रोसिक्यूशन टीम में। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित किया, डिफेंस काउंसिल अपना केस साबित नहीं कर सके। अब जब ये अपील में जाएंगे तो अपील में इनको बतौर प्लेंटिफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेने पड़ेंगे लीगली, जो इनके पास नहीं है। इसीलिए मजहब, इसीलिए सियासत जो है वो खेली जा रही है। अपील के लिए इनके पास मवाद नहीं है, लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, दस्तावेजात नहीं है, शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है, टेक्निकलिटी पे खेलने की कोशिश करेंगे। अपील बहुत कमज़ोर होगी, जब बारी आएगी, जब लगेगी, देखा जाएगा। मगर मैं नहीं समझता कि ये केस में इतना मवाद है कि इसकी अपील जो है वो 2-3 पेशियां भी बर्दाश्त कर सके। जी मीरा साहब, 450 रुपये बैलिया को जुर्माना हुआ था, जिस मद में ये पैसा जो है वो आप तक आया। अब ये बताइए, वो जो उसका 450 रुपये उसको जुर्माना हुआ था बैलिया अकाउंट को, उसका क्या स्टेटस है? वो आप रिकवरी करेंगे या इसमें एडजस्ट करेंगे? देखिए, जो जुर्माना हुआ था, जिसको अदा किया जा रहा था इस रकम के जरिए, अब जाहिर बात है इस ऑर्डर के बाद ये रकम उस जुर्माने को अदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। तो ये अब वो प्राइवेट पार्टी जाने और कोर्ट जाने कि कोर्ट उससे कैसे रिकवर करता है। सरकार का काम ये था कि सरकार के मद में जो पैसे आए थे वो सरकार को वापस आए, तो वो वापस आएंगे और उसको अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल। जी नदीम साहब, डायरी उठाई और पानी की हाफ बोतल जो पी रहे थे वो उठाई और चले गए। इसका मतलब ये था, वो ये कहते थे कि हम कुछ साथ नहीं लेके गए। तो काबीना का जो वो फैसला था जो बंद लिफाफे में था, यकीनी तौर पे वो भी साथ नहीं लेके गए होंगे। वो तो आज आपके पास है, रियासत की मलकियत है, उसको खोल के आवाम के सामने क्यों नहीं रखते? देखिए, ये क्योंकि नैब ने फैसला करना है, सब्जेक्ट मैटर है ना इंक्वायरी का, नैब की एक इंक्वायरी है, उसका ये सब्जेक्ट मैटर है। ये लेटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसकी कॉग्निजेंस ली है। अब मुझे वकील होने का थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि मैं सियासतदान की हैट उतारता हूँ, वकील की पहन लेता हूँ। तो जिस तहकीकाती इदारे का ये सब्जेक्ट मैटर है इंक्वायरी का, उस तहकीकाती इदारे ने अपील में इसको डिफेंड करना है। वो तहकीकाती इदारा अगर समझेगा और गवर्नमेंट को लिखेगा कि जी इसको डीसील कर दे, इसको ओपन कर दे, हमारे सामने ले आए, तो हम ज़रूर ले आएंगे। मगर जब तक ये मैटर अपनी फाइनलिटी अटेन नहीं करता फर्दर, तब तक मैं समझता हूँ कि ये अपनी दानिश पे या अपने तौर पे ये काम नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, पानी की बोतल के साथ बल्गारी का सेट भी ले गए, बल्गारी के सेट के साथ ग्राफ की घड़ी भी ले गए, ग्राफ की घड़ी के साथ हीरे जवाहरात भी ले गए। देखिए, तोशा खाना भी जो केस है, मेरे दादा भी इस मुल्क के सदर रहे हैं और हमने उनके दौर में देखा है, एक जानमाज गलती से आ गई थी, वो वापस की थी वाले सदर को जाके। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, देखा है सब कुछ हमने। बात ये है कि ये जो ऑडियो थी जिसमें वो कहा जा रहा है कि ये इसकी तस्वीर ना खींचो, ये हीरे जवाहरात मेरे दिल के करीब रहने दो, मैं इनको देख सकूं, तस्कीन हासिल कर सकूं। आप देखें कि कितनी वो लालच होगी जिसके तहत ब्लैक मार्केट में ये तहफ़ बेचे गए हैं और कहते हैं जी फ़लाँ भी तोशा खाना से फ़लाँ चीज़ ले गया। जितने पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं उनको एक फैसिलिटी अवेलेबल थी कि इसका 1% आप पे करके वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में चीज़ ले आएँ। ये किसी ने नहीं किया कि वो ले आएँ, वो दुबई ले जाएं, वहाँ पे फरा बच्ची जाए, वो मासूम सी बच्ची जिसको ना कहते, मासूम सी बच्ची मेरे साथ होती, एडी मासूमियत तो वैसे मैं ज़िंदगी नहीं देखी, तो वो उसी चीज़ को बाहर बेचें 10 times द प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू। आपने पहले उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू लगवाई ना, आपने जिस वैल्यूअर को भेजा जो वैल्यूएशन करते हैं, असेसी है, उसने उसकी कीमत मार्केट प्राइस से 10 गुना कम लगाई, उसका 20% पे किया, बाहर ले गए, बेच दिया। और कई चीज़ें काबिल फ़रोख्त नहीं होती हैं। जो आपको बादशाह या मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आपको चीज़ें गिफ्ट करते हैं ना, कस्टम मेड होती हैं, बाय अपॉइंटमेंट मिलती हैं, वो उनकी फ़रोख्त नहीं हो सकती, बिकॉज वो तवक्को ये होती है कि ये सिर्फ आपके ज़ाती इस्तेमाल में रहेगी, ब्लैक मार्केट के इस्तेमाल में नहीं रहेगी। एक इधर से ले लेते हैं।
साड़ी गल हो गई कि सर्टिफिकेट को डील की बातें नहीं हो रही नहीं, मेरे तक ऐसी कोई खबर नहीं आई जी। मिनिस्टर गौहर पहले नहीं मान रहे थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, लेकिन फैसले से एक दिन पहले उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारी मुलाकात हुई है, तो क्या कोई इस फैसले के हवाले से वो नरम गोशा लेना नहीं, देखिए उस पे ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन मैंने मीडिया पे देखी चलते हुए कि इन्होंने अप्रोच किया वो काउंटर टेररिज्म की मीटिंग के बाद, और काउंटर टेररिज्म की मीटिंग में तमाम सियासतदान थे। इन्होंने अप्रोच किया तो आगे से जवाब गालिबन जो मैंने स्टोरी देखी उसमें यही मिला कि आप सियासतदानों से बात करें, सियासत में क्या बात करें। इस्तेमाल किया गया और सियासतदान निशाने पे रहे। क्या यार ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासतदान बैठे और इस पे एक SOP? बहुत अच्छी बात है। देखिए एहसन इकबाल साहब को गोली लगी मजहब के नाम पे। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में जो ब्लास्फेमी का लॉ इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया था, आपा निसार फातिमा साहब ने वो कानून पढ़ा था, उसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्हीं के साहबजादे को तौहीन पे गोली मारी जा रही है। आप देखें ना किस किस्म की सतन ज़रीफ़ी है। और ये पूरा मैं समझता हूँ कि ये सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हम मजहब को इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए नहीं करेंगे। देखिए मुज़ाकरात का कतन मकसद डील या एनआरओ नहीं था। मुज़ाकरात का मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और देखिए पीटीआई के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे, ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्र होते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, आप यकीन माने। मगर कैमरे के सामने उनकी रिक्वायरमेंट है, हमें कहते हैं कि जी हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा खड़ाक हो जाए। तो कहने का मकसद ये है 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया मुकम्मल। वो फिर जेल में झाड़ खाई वो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। हाँ, असेंबली का हिस्सा है, कमेटियों का हिस्सा है, हमारी मदद करते हैं हाउस चलाने में। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं। मैं तो उस पर कहता हूँ कि काश 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता और शोदा की यादगारों को मसमार ना करते। जापानियों का तरीका आज भी अपना लें और ये बजाय इसके कि आंसू गैस के शेल मारते हैं, फायरिंग करते हैं बाहर निकल के और सड़कों को ब्लॉक करते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे ऊ कर लें तो मेरा ख्याल है मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो पानी पीटीआई को सजा सुनाई गई तो कुछ चैनल्स ने इत्तेफाकन उनको बरी करने की ब्रेकिंग दी। तो कहा ये जा रहा है कि पहले 2 फैसले आए थे, पहले एक चलवाया गया और उसके बाद वो नहीं माने तो फिर उन्हें सजा की खबर। नहीं, देखिए बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अदालत में मौजूद थे। मोहसिन बिलाल साहब मौजूद थे, गौर भट्ट साहब मौजूद थे, रिजवान रजी साहब मौजूद थे, हसन अयूब साहब मौजूद थे। आपके साथी रिपोर्टर्स हैं, आपके साथ उनका एक टाइम गुजरा है। आप उनसे पूछ लें कि वहाँ क्या माहौल था और वहाँ पे क्या फैसला सुनाया गया, क्या नहीं सुनाया गया। कई दफ़ा होता है कि जज्बात के अंदर जल्दी वो रिलीज़ हो जाती हैं चीज़ें, बट मेरे लिए तमाम चैनल्स काबिल एहतराम हैं। चैनल्स की मैनेजमेंट, उनकी ओनरशिप काबिल एहतराम है। मैं नहीं समझता कि ये कोई भाम है ऐसा। फैसला जो था वो सबके सामने था, सुनाया गया, सहाफ़ियों की मौजूदगी में सुनाया गया, कोई बंद कमरे में तो नहीं सुनाया गया। लास्ट क्वेश्चन जी, मैं बताता हूँ। कमेटी बनी, मुज़ाकरात भी हुए पीटीआई के साथ, तो आप नहीं समझते कि फैसला आने के बाद ये जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, इसके बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कान? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि इनके लोग अच्छी बातचीत कर रहे हैं और ये मैंडेट के मुताबिक कर रहे हैं, तो ये बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और आपस में बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बातचीत एनआरओ के लिए नहीं है, डील के लिए नहीं है। कोई बंदा कत्ल कर दे और कत्ल करके आके बैठे कि जी मैंने कत्ल कर दिया, मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूँ, पुलिस मुझे ना पकड़े, ये तो नहीं हो सकता ना। जो आपने एक जुर्म किया है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं है। मुज़ाकरात बाकी चीज़ों पे हो सकते हैं, जो जायज़ मुतालबात है वो माने जा सकते हैं। अदनान शेख साहब का एक सवाल था, नहीं मेरा नहीं ख्याल, रिजवान रजी साहब ने ज़रूर कहा कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ दिया करें। ये उन्होंने आज उन्होंने कहा तो इस पर खान साहब थोड़ा गुस्से में भी आए। उन्होंने रिजवान साहब को कहा कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कलमा पूरा पढ़ा करें। और मैं एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ उलमा इकराम की इजाज़त के साथ, कि देखें जब इय्याका नाबुदु इय्याका नस्ताईन पढ़ते हैं तो उसके बाद एहदिना सिरातल मुस्तकीम भी पढ़ा करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।